प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीकी फर्म फेंटन आर्लुक से मुआहदे का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ और ये डॉक्यूमेंट जो है इस मुआहदे के, ये एहसन इकबाल साहब ने भी ट्विटर के जरिए शेयर किए हैं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि $25,000 माहाना पर ये मुआहदा जो है वो एक लॉबिंग फर्म के साथ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और इस मुआहदे का इतलाक जो है वो 1 अगस्त 2022 से यानी शुरू होता है और 31 जनवरी 2023 तक जो है वो ये मुआहदा चलेगा। और अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि ये क्या क्या काम करेगी ये फर्म। इसमें ये इंटरव्यूज़ अरेंज कराएगी, आर्टिकल्स पब्लिश कराएगी और जो पीटीआई का बयानिया है उसके लिए राह हमवार करेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उस पर क्या एक्सपेंसेस $25,000 के अलावा किन किन चीज़ों पर एक्सपेंसेस आएंगे। तो बहुत तफसील के साथ ये जो मुआहदा है, एग्रीमेंट है, वो हमारे सामने आ चुका है। दूसरा, आज एक और ख़बर भी मुख्तलिफ जगह पर चली है जिसमें इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ एक साइड रूम में टेलीफोनिक गुफ्तगू का दावा किया गया है और कहा गया है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने उनकी गुफ्तगू कराई गई टेलीफोन पर और उसमें इमरान खान ने यह मुबैना तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डोनाल्ड ब्लूम के ख़यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बनना चाहिए था। इमरान खान से आपसे ये मुतालबा भी किया गया है कि वो इसकी तरदीद करें या इसकी तस्दीक करें। ये खबर बहरहाल चलाई गई। तीसरा यह है कि आज शहबाज गिल साहब का मामला सारा दिन बहुत खबरों में रहा। उनको आज इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया गया जहां पर उनको जुडिशल कर दिया गया और अब उनको अडियाला जेल भेज दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये बहस हो रही है कि क्या पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, और क्या सिर्फ इस हद तक खड़ी है कि उन पर तशद्दुद क्यों किया गया जो कि वो क्लेम करते हैं कि उन पर किया गया है, या फिर उनके बयानिया के भी साथ खड़ी है, और अगर उनके बयानिया के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है तो किस हद तक उससे लाताल्लुकी का इजहार करती है। आज एक और चीज़ हुई है लाहौर में। अता तारड़ साहब लाहौर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल होने वाला जलसा है हॉकी स्टेडियम में, उसके खिलाफ दरख्वास्त लेकर गए कि हॉकी स्टेडियम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इनको यहाँ पर जलसा करने से रोका जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले नून लीग और पीडीएम किन किन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जलसे कर चुकी हैं। और ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद माह पहले भी और चंद हफ्ते पहले भी और कुछ साल पहले भी, यानी कई जलसे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीडीएम की तरफ से किए गए। और फिर आखिर में हम आज गुफ्तगू करेंगे कि कल पीटीआई का जो पावर शो होने जा रहा है वो उसमें पीटीआई के लिए ऑप्शंस क्या हैं और क्या इमरान खान ऐलान कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। और शैला रज़ा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले फ़ारूक साहब, ये जो ट्वीट की है एहसन इकबाल साहब ने, डॉक्यूमेंट शेयर किया है और उसमें लिखा है उन्होंने, कौम शर्म तुमको मगर नहीं आती, कौम में अमेरिका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़ के हिजान पैदा किया हुआ है, खुद अमेरिका से तरलों और माफियों पर उतरा हुआ है, पहले एलची भेजे, फिर सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट रख के मुआफी तलाफी पर काम हो रहा है। इस कप्तान के कितने चेहरे हैं, कंप्यूटर भी परेशान है। ये जो हमारे सामने मुआहिदा आया है $25,000 माहाना का और 1 अगस्त 2022 से, अभी हाल ही में ये किया गया है 31 जनवरी तक, इसका मकसद क्या है फारूक हबीब साहब? देखें, ये तो एक वहां की कंपनी है, फेंटन है, जो कि मीडिया आउटरीच के हवाले से है। और जहां पर आप ये बेसिकली देखें, मसला इश्यू ये है कि अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं और अपने आप को रस्तू समझते हैं दौरे हाजिर का, लेकिन पढ़ना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। मसला ये है कि अगर आपने अमेरिका में कोई फंड रेजिंग करनी है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, आपने अपनी पार्टी का पैगाम वहां पर देना है, या आपने मीडिया आउटरीच करनी है, तो वहां पर आपको अपने आप को फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा, उनका कानून है, उसके मुताबिक अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसी फारा के तहत हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसके ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं। ये मीडिया आउटरीच के हवाले से है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर जो है एक वन साइडेड बयानिया ना चलता रहे, वहां पर जो है हमारा बयानिया भी जो है वो पहुंच सके और इफेक्टिव अंदाज से पहुंच सके। इससे कबल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस किस्म के पीपल्स पार्टी के 1990 के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। असद साहब, 1990 से पीपल्स पार्टी ने यूएसए के अंदर लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं।
जो मार्क सीगल था वो इनका ही लॉबियस्ट था, जो बीबी शहीद की गवाही देने पाकिस्तान आया था उनके कत्ल के हवाले से। मार्क सीगल को लिखा हुआ खत था बेनजीर। किसको खत लिख रही थी? मार्क सीगल को लिख रही थी, जिसमें वो कह रही थी अगर मुझे कत्ल किया गया तो फलां 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 बंदा उसके जिम्मेदार होगा। और वो फलां फलां से ही बाद में एनआरओ भी लिया और फलां फलां को ही बाद में सियासत भी उनके साथ करते रहे। उस तफसीलात में अब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लॉबियस्ट इन्होंने हायर किए। हमने वहां पर जो है, जिस तरह आप मीडिया पीआर के लिए यहां पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरीके से अगर आपने बैरून मुल्क कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वहां पर जो लॉ ऑफ लैंड है, कानून है, उसके मुताबिक आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। नैरेटिव जो है वो आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए फर्म हायर की गई है, या आप अमेरिकियों से राब्ता करने और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पीआर डेवलप करने के लिए इस फर्म की खिदमत दी गई है? देखें क्या मामला क्या है। मामला मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि अगर मैं आपके चैनल के ऊपर आ जाऊं ही ना, या आप मुझे बुलाई ना, तो आज आप मेरे खिलाफ टीवी शो कर दें और वन साइडेड अपना वर्जन चला के चले जाएं। जिस तरह बहुत सारे लोग आते हैं अपनी वन साइडेड दुकान सजाकर अपना मंजन बेच के चले जाते हैं और मुझे मौकफ देने का मौका ही ना मिले। ऐसे ही वहां के अखबारात में मेरे खिलाफ जो है वो इदारा जाती एडिटोरियल्स लिखे जाएं, कॉलम्स लिखे जाएं और मैं उनको रीबट करने के काबिल ही ना हूं। तो वहां पर हमने एक मीडिया पीआर के हवाले से जो है वो एक एजेंसी को जो है वो हायर किया है, जिसका काम है कि वहां पर जो मीडिया पर आउटरीच है उसके ऊपर हमारा जो मौकफ है, जो हमारा स्टांस है, उसको इफेक्टिव अंदाज से आगे पेश करे। शैला साहब, मेरे हाथ में कौमी असम्बली की कार्रवाई का एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब 20 जनवरी 2016 को कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं, मैं 3-4 लाइनें उनकी पढ़ देता हूं, उनके स्टेटमेंट की ट्रांसक्रिप्ट की। वो कहते हैं कल अलवी साहब ने F-16 का पूछा था तो वहां पर कुछ लॉबीज इसके खिलाफ काम कर रही हैं और कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को वो लॉबिस्ट इनको अप्रोच कर रहे हैं। इसमें इंडियन लॉबी भी है और इसमें हमारे पाकिस्तान के साबिक सफीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में थे, वो भी वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि ये F-16 पाकिस्तान को ना दिया जाए। हुसैन हक्कानी का जिक्र हो रहा है। तो ये लॉबिंग जो है वो कुछ तो की जाती हैं अपना नैरेटिव बयान करने के लिए, कुछ इस किस्म की लॉबिंग भी होती है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर शैला साहबा? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया। क्या हम गुलाम हैं? क्या फिक्र है आपको? क्या अमेरिका में बैठे हुए लोग आपका नैरेटिव नहीं देखते, पाकिस्तान से बेखबर हैं? क्या वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है? इतने चैनल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या हम गुलाम हैं को अमेरिकन की ज़रूरत पड़ गई अपने उसके लिए? क्या हम गुलाम हैं में जो है वो डोनाल्ड ब्लूम से फ़ौरन इतनी सारी एम्बुलेंसेस ले ली गई? क्या हम गुलाम हैं से क्या मसला हुआ कि अचानक अमेरिका के सफ़ीर से बात करने के लिए बाकायदा एक कमरे में जो है वो अरेंजमेंट हुआ और बात की गई? तो बात ये नहीं है कि किसने बात की, किसने लॉबिस्ट किए अपने अपने ज़माने में। सवाल ये है कि आपके लिए तो अमेरिका जो है इस वक्त उसको आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी, आपको चाहिए ही नहीं उनसे कुछ। आपको क्या ज़रूरत है? उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, उनके एक सफ़ीर ने, वहाँ से आप जो है ये सब हो गया। वहाँ पे ऐसा क्या लगा हुआ है कि वहाँ पे आपको जो है अपने लिए ज़रूरत पेश आई? दूसरी बात ये है ये जो आप जिक्र कर रही हैं डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात का, ये इस पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट की जिसकी बात हो रही है लॉबिंग फर्म हायर करने की, उसके पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये जो मुआहिदा सामने आया है और आज शहरी रहमान साहबा ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें लिखा है कि फेंटन शेल प्रोवाइड पब्लिक रिलेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड ब्रीफिंग जर्नलिस्ट, placing articles and broadcasts, arranging interviews with representatives or supporters of PTI, advising on social media efforts and other such public relations services। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसको ये जो नया रंग दिया गया है कि अमेरिकियों से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए या अमेरिकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात या पीआर डेवलप करने के लिए किया गया, ये तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये लॉबिंग फर्म है ना, आपके नैरेटिव को बेहतर तरीके से पेश करना, फिर आप उनके सफ़ीरों से मिल रहे हैं जिस पे आप ही को एतराज़ था। देखिए, मैं यहाँ पे जवाब अपने तौर पे नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे जवाब इमरान खान की जो फरमूदात हैं उसके हिसाब से दे रही हूँ कि अब वो अपने हिसाब में MNA नहीं है,
वो वहां से रिजाइन कर चुके हैं, तो वो क्यों मिले एक पार्टी के हेड होते हुए? उन्हें बड़ा एतराज थे। और उन्होंने, जब वो गुलाम नहीं है तो जहाँ पे उनकी इतने अरसे से हुकूमत है, तो उन्होंने उस अमेरिका से ये चीजें क्यों ली जो एम्बुलेंसेस थी, और अब वहां की जो ये फर्म जो है जो उन्होंने ली है, तो मतलब क्यों क्यों अमेरिका से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको तो अपनी कमर करके कहना चाहिए कि जी मैं थूकता हूँ जो उनके सहरे रहे हैं। तो लेकिन पैसे की तो वैसे भी कमी नहीं है, अभी तो 1 ही साल के मसाइल आए 2014 के, अभी तो और ममनुआ फंडिंग का मामला है। ठीक है। अच्छा फारूक हबीब साहब, अब ये दूसरे मौजू पर ज़रा बताइए कि जो आप खबरें चली हैं कि इमरान खान साहब की साइड रूम में एक टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई गई है अमेरिकी सफ़ीर के साथ, जूम पे, और शायरा साहबा कह रही हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं रहा, आप तो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, तो सफ़ीर से गुफ्तगू क्यों हुई, एक ढकी छुपी गुफ्तगू, ये इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? ये खुफिया गुफ्तगू, टेलीफोनिक गुफ्तगू क्यों हुई, और हुई या नहीं हुई, इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें पहले। देखें मसला ये है कि ये जो PMLN का जो व्हाट्सएप स्ट्रेटजी मीडिया सेल बना हुआ है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बना हुआ है, उसका काम है ऐसी खबरें फैलाना। यानी कि वो मुसलसल झूठी खबरें जो है वो फैला रहे हैं। जिस तरह इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा तो ये कंसर्न ये है कि इमरान खान ने जो बात की है वो खुलेआम की है। इमरान खान जब कहते हैं कि क्या हम कोई गुलाम हैं, तो उस वक्त इमरान खान ये नहीं कह रहे होते कि आप सारी दुनिया से ताल्लुकात ख़त्म कर दें या कोई अमेरिका से हमने कोई दुश्मनी करनी है। वो ये बात कह रहे होते हैं कि कोई मुल्क बैठ के हमें डिक्टेट ना करे कि हमने क्या करना है। डिक्टेशन वो लोग लेते रहे हैं जिनके दौर में 450 ड्रोन हमले हुए, 5000 आपके उस दहशतगर्दी की जंग में फौजी जवान शहीद हुए, 80,000 सिविलियन जाने गई, 150 अरब डॉलर की इकॉनमी का नुकसान हुआ, और कोई ये नहीं कह सका कि आपने इस जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के तहत पाकिस्तान को बदले में क्या दिया, डू मोर का ताना दिया, या पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान डबल गेम करता था। क्योंकि ये इपोलॉजिस्ट जो थे ये हमेशा, चाहे जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान को दफाई पोजीशन में रख के बैठते थे। डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स में किसको मुखातब कर रहे थे नवाज शरीफ बैठ के? किसी से ढकी छुपी चीजें हैं। हमने इमरान खान ने जो बात की, इमरान खान का दहशतगर्दी की जंग के हवाले से 20 साल एक मौकफ रहा। इमरान खान ने स्टैंड लिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्यों कहा एब्सोल्युटली नॉट? इमरान खान ने कहा कि हम अमन में शराकतदारी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम अड्डे नहीं देंगे, हम बेसिस नहीं देंगे। आज सवालात उठ रहे हैं कि वहां पर जो है वो ड्रोन हमला होके वहां पर मारा गया, वहां पर अलकायदा या तालिबान के जो एमल जवारी हैं उनको मारा गया। वो ड्रोन कहां से उड़े? ठीक है, कहा क्या सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, एयर स्पेस इस्तेमाल हुई नहीं हुई, कोई वाले बयान उस हवाले से जो है वो नहीं आया। फारूक हबीब साहब, इस पर तो DGISPR का बयान आ गया था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। सुन लें। देखें, अब आप देखें कि वहां से सवात में जो है मट्टा के अंदर, वहां पर आपने देखा कि अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयां शुरू हो गई। हमारे MPA निशाना वहां पर जो है वो बन रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, किससे हो रही है, कैसे हो रही है, हमें तो किसी को कोई एतमाद में नहीं लिया गया। तो मामला ये है कि इमरान खान ने इस हवाले से बात की थी कि हम ज़ेनी गुलाम नहीं हैं। परसों कहा फारूक हबीब साहब, उन्होंने कहा कि ये जो तालिबान का मामला है या जो हमारे वज़ीरों को धमकियां मिल रही हैं, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। ये कौन सी साजिश है, और ये कोई अलग से साजिश है, ये उसी साजिश का हिस्सा है? इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? नहीं, और कौन कर रहा है? हुकूमत इसमें शामिल है? देखें मामला क्या है, जिम्मेदार कौन है? पिछले 4 माह से इक़्तिदार में कौन यही बैठे हुए हैं? वजीर खारजा बिलावल हैं, वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ जो है वो नलाइक आजम साबित हुए हैं। ना मैशियत संभाली गई, ना गवर्नर संभाली गई, ना खारजा सतह पे को महाज संभाला गया। और बिलावल वैसे ही पहली बार वजीर खारजा बने हैं तो वो वजीर सैरो तफरी बन के घूम रहे हैं। किसी सतह के ऊपर कोई स्ट्रेटेजिक मामले के ऊपर उनकी ना कोई सोच नजर आई, ना कोई डेवलपमेंट किसी मुल्क के साथ नजर आई। तो सैरो तफरी घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान की खारजा सतह के हवाले से कोई कामयाबी हो 4 माह में तो वो आप हमें बता दें। हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये हर सतह पर मुल्क जो है वो हमारा पीछे जा रहा है आगे जाने की बजाय।
तो उसके ऊपर अब इनको जवाबदेह होना है। ये देना असम्बली में शहबाज शरीफ ने बयान दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, बिलावल ने दी है, सवाए इमरान खान पे तनकीद करने के। इमरान खान जी फंडिंग निकल आई जी, फलां निकल आया जी, एक बार भी इनको तौफीक नहीं हुई कि वहां पर जो है वो दहशतगर्द घुसाए हैं जहां पर हमने कुर्बानियां देकर, ऑपरेशंस हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोग जो है वो आईडीपीज बने, डिस्प्लेस्ड हुए, वहां पर जो है वो फिर अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नजर आई है इनकी? कोई कंसर्न नहीं है इनको साजिश लगती है मुल्क के साथ, बिल्कुल सही है। चलिए आपकी बात सही है, इधर उधर की कहानियां इनसे सुन। एक तो इमरान खान साहब को लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये साजिश कर रही है, और शायद इस वजह से, और इन्हीं दिनों में हम देख रहे हैं कि वो उस खत का भी जिक्र है जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लिखा गया था एक ज़माने पहले कि जी आपसे दरख्वास्त है कि पंजाब को टारगेट ना करें, और इस पर आप उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ साहब को, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि आप जो है वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ पंजाब को टारगेट ना करें। तो ये साजिश जो है, जो आज इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत साजिश कर रही है तालिबान के साथ मिल के, खुदा ना खास्ता, और यह पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इमरान खान को ऐसा लगता है। इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है ना बिलावल साहब की, ना हुकूमत की। इमरान खान साहब जो है, देखिए इमरान खान साहब जो हैं ये वो वजीर आजम है, ये भी पहली दफा बने थे ना, जब कोई किसी मनसब पे आता है पहली दफा आता है। मैंने नहीं सुना आज तक फारूक साहब कि कोई पैदा हुआ तो वजीर आजम था या वजीर खारजा था। पहले तो आप ये दुरुस्त कर लें, आप भी पहली दफा ही कुछ बने हैं ना। एक तो ये बात आप सुन लें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आई, हमने उनकी लाश उठाई है, और कहा जाता है कि 20 किलोमीटर जो है वो तालिबान इस्लामाबाद से दूर थे। आपकी तरह प्लेट में नहीं रखा। उस वक्त इमरान कहता था, क्योंकि आपने जरदारी साहब को कहा कहता था का, तो अब मैं कह रही हूँ, उस वक्त ये इमरान कहता था, ये उसका विजन था कि ये तालिबान हमारे बिछड़े भाई हैं, इनको ऑफिसेस दिया जाए। जब हमारी जानें चली गई थी, मेरी कायद की जब जान चली गई थी, आपको क्या पता ड्रोन क्यों हो रहे थे? आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप आज भी कहते हैं, ये तो अभी उसने कहा, अभी इमरान कहता है, ये गलत तर्ज गुफ्तगू है, इसलिए मैं वापस लेती हूँ। अब इमरान खान ने थोड़े दिनों पहले ये कहा था कि मैं तालिबान से तो बात कर सकता हूँ लेकिन इन लोगों से बात नहीं कर सकता। आज आरिफ अलवी से पैगाम दिलाते हैं कि हुजूर बात कर लें, तो इमरान खान साहब की तो बात ना करें। मेंटली वो कितने पॉलिटिकली मैच्योर हैं ये सबको मालूम है, और हमें मालूम है कि खुददारी क्या है। आप तो कहते थे, इमरान साहब को मैं कहते थे कह रही हूँ, गुफ्तगू में तमीज़ घर से आती है और पॉलिटिकल ट्रेनिंग से। इमरान साहब ये कहते थे, उनकी अपनी तकरीरें हैं, मुझे याद है कि जब कोई मुल्क किसी से कर्जा लेता है तो अपनी खुददारी उसके कदमों में रख देता है। मैं उन्हीं के अल्फाज दोहरा रही हूँ, और जो वो मुल्क कहता है वही होता है। मैं अगर वजीर आजम बना तो मैं तो खुददार हूँ, तो मैं कभी किसी से कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो हुकूमत है इसमें 3 साल 8 महीने की, इसमें PMLN के 5 साल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल, इनके जितना कर्जा लिया, तो उनकी बात आप छोड़ दें। और मैं ये कहूँगी कि खुददारी की बात कर रहे हैं ना आप, तो सलाला चेक पोस्ट पे नेटो सप्लाई बंद कर दी थी हमने। हमसे आप बात कर रहे हैं ड्रोन हमलों की, तो जनाब थी दहशतगर्दी। नेटो के साथ जो है वो मुशर्रफ के दौर पे आप गए थे ना, और फिर ये जो शमसी चेक पोस्ट हमने खाली कराई, ये होता है एब्सोल्युटली नॉट। ये नहीं कि किसी से बातचीत की, उसमें उसने एक इंडिया लिया तो आपने कह दिया, तो आपने कहा हमने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है। अब 18वीं तरमीम के बाद सवात में मटा में अगर तालिबान आ गए तो आपकी वजह से आए। आपके वजीर आजम ने, आप वजीर आजम रह चुके हैं इमरान साहब, उनको शहबाज गिल के लिए तो परेशानी हुई, लेकिन लियाकत साहब जो हैं उनके लिए उन्होंने कंडेम नहीं किया तालिबान एक्ट को। उनकी तबीयत पूछने नहीं गए, उनको देखने नहीं गए। उन पे इतना बड़ा हादसा गुजर गया कि उनके भाई और भतीजे शहीद हो गया, वो गए नहीं जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटीज तो तय कर लेना अपनी। और रही बात मेमो गेट की, सबको पता है क्या हुआ था हमारे साथ, सबको पता है। और ये भी सबको पता है
कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है जस्टिस में नहीं हुई थी, और उस वक्त की बार चीख पड़ी थी कि ये कैसा फैसला है कि 17 सहेलियां जो हैं वो एक साथ बैठ के टप्पेगारियों जैसे, ऐसा फैसला आ रहा था। तो हमें आप नहीं बताएं तारीख का, हमें भी पता है कुछ, जब आप सियासत को समझ नहीं रहे थे ना, हम जाने दे चुके थे। सही है, आपने अभी गुफ्तगू में शहबाज गिल साहब का जिक्र किया, मैं जरा इसी पर बात चाहता हूँ कि पार्टी क्या शहबाज गिल के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी हुई है, और जो कुछ शहबाज गिल साहब ने कहा और जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, इस पर अपोजिशन इसको कैसे देख रही है। और इमरान खान रिलेट करते हैं कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलत बात किया है तो इससे ज़्यादा सख्त बयान जो हैं वो पहले बाकी सारी पार्टीज़ के लोग दे चुके हैं। इस पर अपोजिशन क्या कहती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फ़ारूक हबीब साहब, शहबाज गिल साहब को अब अडयाला जेल भेज दिया गया है, जुडिशल वो हो गए हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, बयान दिया था, उस पर खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की राय या उनके इत्तेहादियों की राय, परवेज़ इलाही साहब की राय क्या है। तो फ़ारूक हबीब साहब, ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो हैं वो शहबाज गिल के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं पहले आपको ये कह चुका हूं कि एक मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है जिसकी जानिब से ये एक मुहिम चलाई गई। बाज़ औक़ात होता है कि कोई पार्टीज़ के अंदर जो हैं वो लोग ऐसी बात कर देते हैं जो कि उनका अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है या बग़ैर सोचे समझे वो बात कर देते हैं, और उसका पार्टी मौक़िफ़ के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम ये बात आपको वादे कर चुके हैं कि पीडीएम जो उसने सिर्फ और सिर्फ 4 माह में अपने ज़ाती करप्शन के केसेस बंद कराने के लिए NRO 2 के अलावा और कोई काम नहीं किया। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वफाक की अलामत एक पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, उसकी लड़ाई इदारों के साथ जो है वो करवा दी जाए, जबकि ये हमारी ना पार्टी पॉलिसी है और ना ही हमारा इस किस्म का कोई इरादा है। तो हमने पहले ये कहा कि एक मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे ने अब अदालत में चलना है, उसका फैसला कानून के मुताबिक होने देंगे। इस पे हमारी पोजीशन बड़ी वाज़े है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा तो फ़ारूक साहब, आप ये फिर आप वाज़े तौर पर कहते हैं ना कि जो शहबाज गिल ने कहा वो गलत कहा। देखिए, मैं आपको ये पहले कह चुका हूं कि उस बयान को पार्टी ने बतौर पॉलिसी के अपना ऑन नहीं किया, ना ही वो हमारी पॉलिसी है। और किसी ने अगर कोई बात की है तो उसका कानून ने फैसला करना है और उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसकी आड़ में फाशिस्ट रजीम एक कैंपेन पूरी लॉन्च कर देता है। उसकी आड़ के अंदर एक ड्राइवर जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, उसके घर में रात 3 बजे जाके उसकी बीवी को गिरफ्तार करते हैं, उसके साले को गिरफ्तार करते हैं। 10 माह की बच्ची को जो है वो अपनी मां से नहीं मिलने दिया जाता। हमें याद है वो तस्वीर, हम देखते हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बीबी शहीद ने बच्चे गोद में उठाए हुए हैं और वो आसिफ अली जरदारी को जेल मिलने जा रही हैं, और वो किस किस्म की उस वक्त एक तकलीफ का जो है वो आलम था, और जो उस खातून ने और उसकी बच्ची ने जिस ट्रॉमे से वो गुजरे हैं, वो तो शायद इनको उसका एहसास भी ना हो। जब पूरी दुनिया में उसकी मजम्मतें शुरू हो गई, कंडेमिनेशन शुरू हो गई, तो रात को इनके लीडरान के बयान आने शुरू हो गए। 24 घंटे बाद ये जागे और उस खातून के ऊपर मजामत का पर्चा दर्ज कर दिया कि उसने मजामत की है। उसके अलावा जो आज खबरें कल से हेडलाइन चलाई जा रही थी, जिसमें एक टीवी चैनल सबसे आगे था जो कह रहा था जी उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, आज उस अखबार भी उस ग्रुप की बड़ी हेडलाइन लगी हुई है, इतराफ़ जुर्म कर लिया। तो आज तो अदालत में आके शहबाज गिल ने अपनी कमर से कपड़ा उतार के उसे दिखाना पड़ा जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, और बाकी जिस्म के हिस्से शायद वो वहां पर बड़ी अदालत के अंदर नहीं दिखा सकता था, जिस पे ऊपर तशद्दुद भी है और तशद्दुद के जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। ताज़ा खबर मुझे आप ये बताएं, 2 दिन इनके पास ताज़ा खबर यह है 2 दिन जिस्मानी रिमांड पे था कि हुकूमत के पास जो है वो शहबाज गिल के ड्राइवर की बनी गाला में रूपोश होने की इत्तला है, और उसके लिए बनी गाला में छापे मारे जा सकते हैं। इसलिए आईजी साहब जो है वो वजारत दाखिला से इजाजत ले रहे हैं। तो ताज़ा खबर ये आपके लिए।
देखें जहाँ हमें नहीं पता कि कहाँ है या कहाँ नहीं है, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है, उस सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है वो चाहती है कि मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाया जाए। ये जिस किस्म के इन्होंने इक़दामात शुरू किए हुए हैं, अदालत कहती है कि जो उसको रिमांड जुडिशल रिमांड में कर दें, अदालत जेल छोड़ने के बजाय फिर ले आते हैं, अपील दायर हो जाती है, वो अपील भी नाकाबिले समाअत हो जाती है। भाई अब कानून को फैसला करने दें, अदालत में केस चलेगा, अदालत में वो अपने बयान का दफा करते हैं, नहीं कर पाते, वो एक उनका मामला है, उनका मैटर है, वो करें, उसके ऊपर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन आप रात के अंधेरे के अंदर जो है वो तशद्दुद करवाएं, बुनियादी हकूक आप लोगों के सलब कर लें, और यहां पर तो यह होता है कि दुश्मन के बच्चों को और खवातीन को भी छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर तो जिस किस्म का बेहिसी का, बेशर्मी का और जिस किस्म की बर्बरियत की सोच का मुजाहरा इन्होंने किया है, वो उसकी तो बदतरीन मिसाल किसी जगह पे नहीं मिलती। अभी तो 25 मई के जख्म हम नहीं भूले थे कि खवातीन के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, अब भी ये कर रहे हैं। इनकी आंखों के ऊपर क्या पर्दा पड़ गया? सही है, बिल्कुल सही है। ये भूल गए हैं कि ये इक्तदार चंद दिन का इक्तदार है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि छोटी बच्ची को और उसकी माँ को और एक मफरूर शख्स की बीवी को क्यों पकड़ा गया। शैला साहबा, ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरत का बायस बनी है बात कि पीपल्स पार्टी जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार होने की शोहरत रखती है, उसने एक बच्ची के साथ होने वाले जुल्म और एक मफरूर शख्स की बीवी को पकड़ने का क्या जवाज़ होता है, इस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। अच्छा जी, ये बात ऐसी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि वो शायद उम्रे पे गए हैं, वहाँ से उन्होंने आईजी से कहा है कि इस तरह ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी हमारी पुलिस प्रोएक्टिवली कर जाती है। इनको याद होगा इनके ज़माने में इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, उनको किस तरह से रात में उठाया गया था और क्या क्या हुआ था, याद है ना। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ ज़िया दौर में, मुशर्रफ दौर में हुआ, वो तो एक अलग कहानी है। हमें तो अभी याद है कि किस तरह फरियाल तालपुर साहिबा को जो है वो इमरान के दौर में नैब ने खुद हॉस्पिटलाइज किया और फिर चांद रात को 12 बजे, पता नहीं किस कानून के तहत, आज तक जवाब नहीं दिया, जो है वो रात को जेल में शिफ्ट किया। तो हमारे लिए तो राहें हमेशा कठिन हैं और रहती हैं। लेकिन एक मिनट औरत जैसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बात कर लूं। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करती हूँ। और लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई सोशल मीडिया वाले हैं तो कम आपके भी नहीं है फारूक साहब। पता नहीं कौन सी तस्वीरें हैं पुरानी, कौन सी औरतों की जो जेल वो खड़ी हुई हैं, वहां से निकाल के वो लगाई गई हैं, उस किसी और बंदी को उसकी बीवी बना दी गया मजलूमियत के चक्कर में। जहां तक आप ड्राइवर का ताल्लुक है तो सोशल मीडिया पे भी एक क्लिप वायरल हुआ है कि वो जिस हाथ से सारी खड़ी बातें बता रहे हैं, बाद में उसी हाथ पे पट्टी भी आ गई। और एक क्लिप ये भी वायरल हुआ है कि वो बनी गाला में इमरान साहब से जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी कमीज सामने से फटी हुई नहीं है। तो ये चीज़ें भी लोगों को हंसने पे तो कम से कम मजबूर कर रही हैं। बाकी जो अरेस्ट हुई उस खातून की, मैं उसको कंडेम करती हूँ। लेकिन जो किसी और औरत की तस्वीरें बनाई गई, चले ड्राइवर के लिए तो खुशी की बात हो सकती है, कोई औरत भी उसकी और दूसरी भी बीवी हो जाए, लेकिन वो उस औरत के साथ गलत हुआ जिसके है। सही है। तो शैला साहब, दूसरी बात यह है कि जो बयान दिया है शहबाज गिल ने, इमरान खान समझते हैं कि इससे सख्त बयानात आसिफ जरदारी साहब दे चुके हैं, मौलाना फजल रहमान दे चुके हैं, अयाज सादिक दे चुके हैं, ख्वाजा आसिफ दे चुके हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान साहब इस बात से बयान चलवा दें ना। मेरा कहना यह है कि इमरान साहब वो चलवा दें, बयान आप चलवा सकते हैं अपने टीवी पे। फारूक जरा थोड़ी देर खामोश हो जाए। जी, वो तो इमरान खान ने चला सकते हैं। अगर सोशल मीडिया पर इमरान साहब के जो मुख्तलिफ हवालों से चल रहे हैं बयानात, उन पे कुछ हो जाता ना तो ये वजीर आज़म ही ना बनते। लेकिन इन्होंने अपने दौर में एक कानून भी पास किया फौज के लिए, जिस पे मना भी किया जा रहा था कि ये ना करें। अब दूसरी बात ये है कि अब आप इन बातों से निकल आए, बड़े हो गए कि जैसे ही आप पे कुछ होता है पहले उसको करो इस बात पे।
भाई उससे पहले भी आप जो बात कर रहे थे कि पार्टी ने यूं पैसा खर्च किया, यूं पैसा खर्च किया, आपके पास 3 साल 8 महीने और पता नहीं कितने दिन की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए? ऐसे ऐसे फजूल केसेस के खिलाफ आप चले गए जिनका कोई सर पैर नहीं था। आपको जाना चाहिए था। आपने किया क्या? आवाम को दिया क्या है? सिर्फ आपने यही डाकू चोर कह के इंतकामी बातें ही तो की है ना। हमने तो कोई पीछे नहीं हटे। आपने कहा कि सिंध में नहीं चल सकते मुकदमे जरदारी साहब पे, हर पेशी पे इस्लामाबाद आ गए। आपने कहा खुर्शीद शाह के सारे 13 के 13 जो फ्रंट मैन है उनको आपने तफ्तीश से गुजारा, वो रिलीज हो जाए, लेकिन खुर्शीद शाह रिलीज नहीं हो सकते। आप स्पीकर को लेकर आए इस्लामाबाद से, जबकि उसकी सेकंड डे कराची ही की फ्लाइट थी, और उनके घर में 6 घंटे तक घुस गए, उनके हर मेल नौकर को निकाल दिया, खवातीन से बदतमीजियां होती रहीं। तो आज तक उसमें से क्या निकाला? दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कल इमरान खान एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में, हॉकी स्टेडियम में, और उसके खिलाफ आज एक दरख्वास्त लेकर भी अता तारड़ साहब गए लाहौर हाई कोर्ट के पास कि इनको हॉकी ग्राउंड में जलसा करने से रोका जाए। और बड़ी हाइप है ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ने की, और वो विजुअल्स गर्दिश कर रहे हैं पाकिस्तान की जो हॉकी में रैंकिंग 18वें नंबर की, उसका जिक्र हो रहा है, और हॉकी और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को सियासत से अलग रखने की बात हो रही है। फारूक हबीब साहब, क्या ज़रूरी था कि 8-10 करोड़ रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ ख़राब कर दी? अब कहा जा रहा है कि नहीं जी वो नई लगनी थी इसलिए उखाड़ी गई है। अगर नई लगनी थी तो उसका पहले टेंडर होता है तो फिर वो उखाड़ी जाती है, वो ऐसा नहीं हुआ। क्यों ना मीनार पाकिस्तान पर या नासिर बाग में या किसी और जगह पर कर लिया गया, स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही क्यों? देखें, मसला इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड मसला नहीं है। इसी हॉकी स्टेडियम के अंदर जो है वो PMLN अपना प्रोग्राम कर चुकी है, नवाज शरीफ कर चुके हैं। उस वक्त ऑस्ट्रो टर्फ नहीं भी थी और उसका बेड़ा गर्क इनके दौर के अंदर हुआ। हम तो जो है वो नई ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो बिछा के दे रहे हैं, और ये ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो शिफ्ट हो रही है दूसरे जिले के जो हॉकी स्टेडियम है, वहां पर इसको जो है वो भिजवाया जा रहा है। लेकिन मेरा मामला क्या है, जो नई ऑस्ट्रो टर्फ है ये पंजाब हुकूमत के खर्चे पे होगी या पीटीआई के अकाउंट से जाएंगे इसके पैसे? नहीं, वो तो स्पोर्ट्स का है ना। स्पोर्ट्स का मामला जब नहीं आएगी तो वो स्पोर्ट्स वाले ही करेंगे उसको, वो उनका मामला है। हम तो सिर्फ वो प्रेमिसेस यूज कर रहे हैं अपनी गैदरिंग के लिए। लेकिन मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये खौफजदा हैं, ये PTI के जो अवामी ताकत का मुजाहरा है उससे खौफजदा हैं। वरना इनको क्या करते हैं, ये यहीं पर बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स अपनी कर चुके हैं, बड़े बड़े जो है वो इन्होंने जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं इन्होंने तबाह किए हैं। हमने तो नए स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे दौर के अंदर बने हैं, क्रिकेट स्टेडियम भी बने हैं, हॉकी की फैसिलिटीज भी बनी हैं, एक्सीलेंस एकेडमीज जो हैं वो हमारे दौर के अंदर बनी हैं। इसके अलावा जो है वो हमने तो खेलों को जो है वो प्रमोट किया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का खौफ है कि इमरान खान जो है वो पब्लिक को मोबिलाइज करके बैठा हुआ है और किसी तरीके से उसको रोका जाए। यानी परेड ग्राउंड में जलसा करना हो वहां इनको मसला है, अगर हम पिंडी में करने की कोशिश करें वहां इनको मसला है, लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करने लगे वहां इनको मसला है। ये चाहते हैं कि हम अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है मीनार पाकिस्तान पे उसको एक्सरसाइज ना कर सकें, आपने किए हैं, हम पब्लिक को तो मीनार पाकिस्तान इस मर्तबा पब्लिक को मोबिलाइज ना कर सकें। नहीं, इससे पहले मुझे आप ये बताएं, इससे पहले क्या हमने मुल्तान स्टेडियम में जो है वो प्रोग्राम नहीं किया, गुजरांवाला स्टेडियम में प्रोग्राम नहीं किया, सियालकोट स्टेडियम में जो है वो प्रोग्राम नहीं किया? ये पहला प्रोग्राम है। जो आपका स्टेडियम के अंदर एक उसका जो विजुअल है और उसकी एक जो आउटलुक है वो एक डिफरेंट है। और हम मीनारे पाकिस्तान इससे पहले हमने अपने जलसों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अब हमें नासिर बाग, अब आप सुन लेना फारूक साहब, अब ये कल का जलसा क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर तो मैं आपके पास आता हूं। सुन लेना जी असद, नासिर बाग तो पीपल्स पार्टी भी नहीं, नासिर बाग तो इतनी, अब पीपल्स पार्टी भी वहां पे जो है वो नासिर बाग में नहीं भर सकती जो इनकी हालत लाहौर में हुई हुई है। और दूसरी बात यह कि ये कहते हैं जी सूबाई सब्जेक्ट है अमन अमान, सूबाई सब्जेक्ट है जो अमन अमान का मामला है। मुझे आप ये बताएं, कराची में 14 साल से इनकी हुकूमत है, कराची के अंदर जो है अमन बहाल करना पड़ा, वहां पे कौन से तालिबान आ गए थे कि वहां पे जाकर रेंजर्स को, फौज को ऑपरेशन करना पड़ा कराची के अमन को। ये कहते हैं सूबाई हुकूमत का मामला, जहां एक पूरा सूबा दहशतगर्दी की लपेट में था, जहां पर दुनिया जहां की
आके दहशतगर्द उसके खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे, वहां पर आप कहते हैं जी ये सिर्फ सूबाई हुकूमत का काम है। 2200 किलोमीटर लंबी आपकी ड्यूरेंट आपकी जो है वो बॉर्डर लाइन है, इतना लंबा आपका बॉर्डर है। सूबाई हुकूमत को इतने वसाइल दिए हैं आपने कि वो अपनी फोर्स वहां पर जो है वो खड़ी कर रहे। सूबाई हुकूमत ने, चाहे वो APS का वाकया था, जहां जहां दहशतगर्दी का वाकया हुआ, सूबाई हुकूमत ने मिलिट्री फोर्सेस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, वहां की पुलिस ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, जानें कुर्बान की हैं। आप सिर्फ ये कह दें बेइसी के साथ ये सूबाई हुकूमत का काम है, जवाब आपका काम क्या है? आप क्यों बैठे हुए हैं? आप फिर सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं? बिल्कुल सही है, मैं बात करना ठीक है, ठीक है फारूक साहब, बिल्कुल सही है। आपने इस पर एक चीज़ मुझे ज़रा शैला साहबा ये बता दें कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेरी ज़ाती राय भी ये है कि सियासी एक्टिविटी से दूर होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आज आपकी जो इत्तेहादी हैं वो अदालत के पास गए हैं कि जी ये ग्राउंड तबाह हो रहा है। लेकिन ज़रा देख लीजिए, मई 2022 में सरगोदा में फ़ुटबॉल ग्राउंड में जलसे के लिए दीवारें और स्टैंड तोड़े गए। नून लीग का ये जलसा था। मरियम नवाज़ ने 19 मई 2022 को सरगोदा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसा किया। ज़रा विजुअल्स दिखा दें। 23 मई 2022 को नून लीग ने उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान किया, लेकिन बारिश हो गई, फिर ऐन वक्त पर वो हो नहीं सका था। फिर 29 मई 2022 को नून लीग ने मानसेरा के स्टेडियम में जलसा किया। 9 मार्च 2018 को नून लीग ने बहावलपुर के स्टेडियम में जलसा किया। 1 मई 2018 को नून लीग ने साहिवाल के स्टेडियम में जलसा किया। उसके बाद अक्टूबर 2020 में PDM ने कोयटा के यूब स्टेडियम में जलसा किया। पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा थी। अक्टूबर 2020 में PDM ने गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में जलसा किया। बिलावल साहब इसमें मौजूद थे। तो ये शैला साहबा, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए, लेकिन सारी जमातें कर रही हैं, तो फिर एक जमात पर तनकीद क्यों हो रही है? मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखिए, हमारे यहाँ ग्राउंड्स की कमी है और उसमें ये जलसा करती हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़। जो असल तनकीद है वो एस्ट्रोट्रॉफ पे है, क्योंकि जब तक दूसरा एस्ट्रोट्रॉफ नहीं आता है, इस तरह से इसको यूं लपेट के नहीं हटाया जाता। और जिस तरह से उसको काट के उतारा गया है उस पर तनकीद हो रही है। बाकी अततारट गए, ये उनका अपना मामला है। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई हट जाए। बहुत ज़्यादा कमी है ग्राउंड्स वगैरह की, और हर जलसा इतना बड़ा नहीं होता है। हर पार्टी करती कि हर दफ़ा कोई बड़ी जगह देखे। हर जलसे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो इस पे मैं वो नहीं करूँगी बात। हाँ, जो इन्होंने बात की, बिलाल अकबर साहब DG रेंजर कराची रह चुके हैं और वो आपको बताएंगे। खुद मेरे सामने बैठ के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड था। उन्होंने कहा फाटा से बड़ा ऑपरेशन कराची में हुआ है। इस कदर दहशतगर्दी थी और पुलिस जो है वो ट्रेंड नहीं थी, और पूरे पाकिस्तान की पुलिस दहशतगर्दी के लिए ट्रेंड नहीं थी। पुलिसिंग एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये कहना कि कराची में नहीं हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और हम समझते थे कि ये मामला है, इसीलिए रेंजर्स बुलाई, जो कि एक आईनी काम है कि जब कोई सूबाई हुकूमत चाहे तो सूबाई सब्जेक्ट नहीं होता हमेशा, अमन-ओ-अमान हमेशा सूबाई सब्जेक्ट नहीं होता। आप इतनी लंबी तकरीरें फर्रुख करते हैं, आप उसमें नहीं बोलते। मैं तो सिर्फ दलील दे रही हूँ। ठीक है, आज आप फारूक हबीब साहब, एक तो ये बताइए कि आप ये तो जाहिर नहीं बताएंगे कि कल जलसे में क्या ऐलान होने वाला है, लेकिन ये है कि ये बता दें कि क्या कोई अल्टीमेटम आ रहा है, क्या कोई फाइनल कॉल जो है वो हुकूमत के खिलाफ मार्च की या प्रोटेस्ट की देने जा रहे हैं कल, या महज एक जलसा है? देखें, मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ जो है वो नज़र आती है आपको? आप खुद बता दें मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के। ये सरकारी ओहदों के ऊपर आपको फायज लोग तो नजर आ रहे हैं इन मनसबों पर, लेकिन हुकूमत नाम की मुझे हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक लूट सेल मेला लगा हुआ है, और उस लूट सेल मेले के अंदर 13 जमातें जो हैं खूब दिल लगाकर बड़ी मेहनत के साथ मुल्क को दोनों हाथों से जो है वो लूटने पे लगे हुए हैं। अवाम का भरकस निकाल दिया है। आज आप एक बिजली का बिल उठा के देख लें, ये अपने कैमरामैन से पूछें इसका बिजली का बिल कितना आया पिछले 2 महीने में। ये अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, ये अपना गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, ये अपने बच्चों की स्कुल की फीस देगा, 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, लेकिन ये बजाय अवाम को रिलीफ देने के इन्होंने दिन रात बुरा है। आपको इतने अच्छे होते माशी सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। आपको 3-3 बार बारियां मिलने के बाद अवाम इक्तदार से बाहर न करती।
अब तो आप अकेला इमरान खान है जिसका मुकाबला आप 13 जमातें मिलकर कर रहे हैं, फिर भी आपको शिकस्त हो रही है। आरटीएस बिठा दिया, सब आपके नहीं, साथ एक पेज पे थे। आज आपके साथ हुआ है आज वो आपके अपने फैसले, आज आप क्योंकि एक आज आप वायदा सब था पेज उन पे लोगों से। ठीक है, लेकिन ये जो आप बिजली का पेज अलग अलग है, ये फ्यूल चार्जेस की आपके लिए तो आपके लिए तो आईएमएफ की डील भी टेलीफोन कॉल करके हो रही है। आपको तो आईएमएफ भी कर्ज नहीं दे रहा, मैं इसका जवाब तो कोई दोस्त ममालिक भी कर्ज नहीं दे रहा। आईएमएफ फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको हुकूमत को मान ही नहीं रहा, आ गया है। वो नलायके आजम को कोई वजीर आजम नहीं मान रहा, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब को हर जगह करने के लिए। नाज़रीन, 75 साल जो तकरीबात है पार्लिमानी तारीख की पाकिस्तान की, उसमें 14 अगस्त के हवाले से वो तकरीबात होने जा रही हैं और इसके लिए जो पार्लियामेंट की गैलरी है उसको सजाया जा रहा है बड़ी पुरतायुश किस्म की, या आप कह लीजिए कि बहुत एक तैयारी के साथ ये तकरीबात बनाई जा रही हैं पार्लिमानी तारीख की। लेकिन इसमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का ने अपना पॉइंट रेज़ किया है, अपना शिकवा, अपना एहतजाज बुलंद किया, और वो ये कहती हैं कि जी मैं इस पार्लिमानी तारीख की वाहिद खातून स्पीकर हूँ और इस हुकूमत ने अपोजिशन को तो चले नहीं बुलाया, लेकिन एक खातून होने के नाते उन्हें ज़रूर बुलाया जाना चाहिए था। अब वैसे ही हम ये समझते हैं कि इसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होती, क्योंकि ये पाकिस्तान का जश्न है, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का जश्न है, तो अगर इसमें अपोजिशन भी शामिल होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।